अच्छा जी, आगे डिस्कस करते हैं इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर हैज़ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सिस्टम कोई भी है जिसके अंदर अगर मैटर मौजूद है तो उसके पास सम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। द एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी भी मैटर में दो तरह की एनर्जी होती है, बात किया काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ ड्यू टू दैट इज स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, as well as potential energy of the particle containing in the system. The kinetic energy is due to translational, rotational and vibrational movement of particles। मैंने बात की थी एनर्जी जो ड्यू टू मोशन होती है, ट्रांसलेशनल सीधी मोशन होती है, रोटेशनल सर्कुलर वे में, एंड वाइब्रेशनल जगह वहाँ बैठ के ऐसे ऐसे, ये देख लो यहाँ पर, ये होगी ट्रांसलेशनल मोशन, ऐसे सीधे मूव करते हैं। ये वाइब्रेशनल स्प्रिंग की तरह आगे पीछे, और ये हमारे पास रोटेशनल। अच्छा जी, द पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट फॉर ऑल टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन इट। जो स्टोर्ड एनर्जी होती है बॉन्ड के अंदर, उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्लूड ऑल द टाइप ऑफ बॉन्ड एंड द वंडर वॉल फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस में, स्टोर्ड फोर्सेस में हमारे पास उसके बॉन्ड्स आ जाते हैं, उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती हैं। ठीक है, द टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। बेटा ये जो टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, तीनों एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की आ गई, बॉन्ड्स की आ गई, उन सारी एनर्जीज का जो सम होता है उसको हम लोग बोलते होते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको आप लोग मेजर नहीं कर सकते, हाँ इसके अंदर चेंज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया, मतलब ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन हमारे पास। द चेंज इन इंटरनल जी सिस्टम इज़ अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सॉरी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी आप लोग मेजर नहीं कर सकते, हाँ, बट इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू मेजर द वैल्यू ऑफ डेल ई फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम की कंडीशन जब चेंज होगी तो E2 से E1 से E2 होगा, फिर हम उसके अंदर चेंज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी आगे, देर आर टू फंडामेंटल वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू और फ्राम अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर और सिस्टम से बाहर जो एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है उसके दो रास्ते हैं। कौन कौन सा? पहला, दोज आर हीट एंड वर्क। वो हमारे पास हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म। आप सिस्टम से एनर्जी बाहर या सिस्टम को एनर्जी दो तरीक़ों से दे सकते हैं। बाय हीट मतलब उसको हीट दे दो या उसके अंदर से हीट निकाल दो, एंड बाय वर्क उसके ऊपर वर्क कर दो या उससे वर्क ले लो। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं हमारे पास। हीट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। हीट किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बेटा समझिए, आप लोग समझिएगा इस बात को। इट इज़ देयर फॉर नॉट, ना तो स्टेट फंक्शन नहीं होती, क्या इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। हीट की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम। एनर्जी की वो अमाउंट जो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करे ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। बेटा सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान टेम्परेचर में जब डिफरेंस आता है, वो कब आता है? जब सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होता है। उस वक्त जो एनर्जी की अमाउंट सिस्टम के अंदर या सिस्टम से बाहर मूव करती है उसको हम लोग हीट कहते होते हैं। बात समझ में आई? हीट क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस मूव करती है या सिस्टम में मूव करती है, सिस्टम से बाहर मूव करती है। कब मूव करती है? जब सिस्टम अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है। स्टेट चेंज करेगा तो क्या होगा? डेफिनेटली डिफरेंस आएगा उसके और सराउंडिंग के टेम्परेचर में। तो जब सराउंडिंग और सिस्टम के टेम्परेचर में डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस में वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है। तो उस स्टेट के चेंज होने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम में अंदर आती है, सिस्टम से बाहर जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हीट। होगी बात क्लियर? अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ चेंज इन स्टेट ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग। ठीक है, हीट इवॉल्व और ऑब्जॉर्व बाय द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल क्यू। हीट को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क इज़ आल्सो फॉर्म इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। वर्क मैंने बात की एनर्जी की फॉर्म है। इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। डब्ल्यू इज़ वर्क, फोर्स एंड डिस्टेंस। आपने फोर्स लगाई, कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ कॉल्ड वर्क। फिजिक्स में लोगों ने पढ़ा होगा, एफ इज़ फॉर फोर्स, एस इज़ फॉर वर्क, डिस्टेंस। फिजिक्स में आप लोगों ने मे भी डिस्टेंस का यूनिट कोई और देखा हो, सिंबल कोई और देखा हो, यहाँ पे एस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
वर्क इज़ मेजर्ड इन जोल्स, वर्क को ऑलमोस्ट आल्सो जोल्स में मेजर किया जाता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, अब वर्क की बात की गई है। द टाइप ऑफ वर्क वी मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर इन द थर्मोकेमिस्ट्री इज़ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जो आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि प्रेशर बढ़ने से कितना वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, प्रेशर बढ़ने से कितना वॉल्यूम कम होगा, उसका लोग बोलते थे। फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन कैन अकर when gas is evolved during chemical reaction. In such case, work done by the system and that is given by negative sign. ठीक है। द टाइप ऑफ वर्क वी मोस्ट कॉमन encounter thermal chemistry is प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हम सिर्फ जो केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं वो प्रेशर वॉल्यूम का वर्क है कि फोर्स मीन प्रेशर एंड एस मीन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। आप बोलते हो ना कि फोर्स लगाई तो डिस्टेंस कवर किया, लेकिन हम केमिस्ट्री में थर्मो में बात करते थे फोर्स का मतलब कितना प्रेशर हुआ, एस का डिस्टेंस मतलब कितना वॉल्यूम एक्सपेंड या चेंज इन वॉल्यूम डेल वी, वहाँ पे बड़ा या कम हुआ। ठीक है। अब फिर वही बात आती है, अगर सिस्टम वर्क करता है तो वो नेगेटिव में होगा, मैंने भी बात की थी। हम बाय दी सिस्टम नहीं ऑन दी सिस्टम डिस्कस करते होते हैं केमिस्ट्री में। सिस्टम के ऊपर वर्क करो तो वो पॉजिटिव है, सिस्टम वर्क करे तो नेगेटिव है। देखो ना, आपने गैस को हीट किया तो गैस एक्सपेंड हो गई, एक्सपेंड हुई तो मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, तो सिस्टम का वर्क किस में होगा, फिर नेगेटिव में होगा, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है। हम सिस्टम से काम नहीं लेते, हम खुद सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। इन प्रेशर वॉल्यूम वर्क फोर्स बिकम प्रेशर, मैंने बात की थी, एंड डिस्टेंस बिकम चेंज इन वॉल्यूम। इन इक्वेशन 1 ये वाली माइनस डेल पी वी और माइनस पी डेल वी, P इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर एंड डेल V इज़ द चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे P बेटा वो एक्सटर्नल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वर्क इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है बेटा, बेशक इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया गया, स्टेट फंक्शन नहीं है। द साइन ऑफ W इज़ पॉजिटिव व्हेन वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, वही बात आ गई, एंड इट इज़ नेगेटिव व्हेन द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। अगर इक्वेशन आ जाए, कोई भी आ जाए मेरे पास, तो आपने माइनस प्लस खुद अपने लिए हासिल करना है। मतलब अगर माइनस तब होगा जब सिस्टम वर्क करेगा, माइनस प्लस तब होगा जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे। सिमिलर द साइन ऑफ क्यू, क्यू भी एनर्जी है, तो जब केमिस्ट्री में क्यू पॉजिटिव होगा तो मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है when the heat absorbed by the system from surrounding, and it is negative when the heat is absorbed by surrounding from the system। अगर सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जा रही है तो क्यू पॉजिटिव होगा, जब एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है तो क्यू नेगेटिव में होगा। ठीक है। यह था इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आगे डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे आप लोगों ने लॉ ऑफ मास सेक्शन नहीं पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, सॉरी, जिसमें हमने कहा था कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मैसेज रिमेन कांस्टेंट, मैसेज चेंज नहीं होते। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के दरमियान जो मैस होता है वो कभी चेंज नहीं होता इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। जब सिस्टम सराउंडिंग के दरमियान लिंक ना हो तब की बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आपने सिस्टम को खुला छोड़ा हो तो गैसेज बाहर निकल रही है, फिर आपको कोई मास कम हो गया प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं होता। एक सिस्टम बंद सिस्टम है जिसका सराउंडिंग के साथ तल्लक ही नहीं है। अगर आप उसमें रिएक्शन करवाते हो तो जो रिएक्टेंट का मैस था उतना ही प्रोडक्ट प्रिपेयर होंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ तब। आपने उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहा था। तो अभी बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है? The energy can neither be created nor destroyed but can be changed from one form to another। एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है। काइनेटिक से पोटेंशियल में चली जाएगी, पोटेंशियल से काइनेटिक में चली जाएगी। लेकिन वो आप ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है। इन अदर वर्ड सिस्टम कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट एनर्जी। मतलब आप सिस्टम है, सिस्टम अगर ठंडा हो गया या सिस्टम गर्म हो गया तो आप ये नहीं कहोगे कि सिस्टम ने एनर्जी खा ली है, सिस्टम ने एनर्जी पैदा कर दी है, बल्कि वो सिस्टम एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है। हाउ एवर इट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। असल में वो एनर्जी को सराउंडिंग के साथ, अगर कोई ठंडा हो गया तो वो सराउंडिंग को हीट दे चुका है सारी, गर्म हो गया तो सराउंडिंग से हीट ले रहा है। ठीक है। या वर्क की फॉर्म में उसने, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वर्क की फॉर्म में उसने उसको यूज़ कर लिया। दस द एनर्जी चेंज इन सम ऑफ बोथ हीट एंड वर्क। तो जो एनर्जी चेंज होता है वो वर्क भी होती है, हीट भी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हीट की फॉर्म में इवाल्व अब्जॉर्ब होगी। सो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट।
तो जो एनर्जी है यूनिवर्स की वो असल में कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म चली जाती है, सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म चली जाती है, लेकिन ना तो कंजर्व, ना तो यूज़ होती है, ना ही क्रिएट होती है। आगे जी, कंसिडर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कंसिडर गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर हैविंग अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। फ्रिक्शनलेस बोलते हैं जो सिंपल थालियाँ नहीं होती इसके पास, जो टाइटली जुड़ी नहीं होती, वो वाली। सिलेंडर गैस है, सिलेंडर में बंद की गई, इसके ऊपर पिस्टन पड़ा हुआ है जिसकी कोई फ्रिक्शन नहीं है। आगे जी, व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ हीट Q इज सप्लाइड टू द सिस्टम, जब हमने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, द इंटरनल एनर्जी E, जब पहले सिस्टम था उसके अंदर गैस मौजूद थी तो उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी थी, इसको हम लोगों ने E1 कह दिया था। लेकिन जब हमने इसको हीट किया तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी डेफिनेटली, हम फिर बोलेंगे दैट इज़ E2। एंड द पिस्टन, जब हीट करोगे तो डेफिनेटली गैसेज वर्क करेंगी पिस्टन के ऊपर, गैसेज का वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, तो उनका पिस्टन जो था पहले यहाँ मौजूद था फिर वो अपवर्ड मूव कर जाएगा। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल ई इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। डेल इज इक्वल टू, अब चेंज आप मालूम कर सकते हो कितना चेंज आया, डेल ई माइनस E1, इस तरीके से, सॉरी E2 माइनस E1। अब आप इसको, अब यहाँ पे चूँकि एनर्जी ने क्या किया, यहाँ पे वर्क परफॉर्म किया, तो हम यहाँ पे जो चेंज मालूम करेंगे वो असल में वर्क मालूम करेंगे, Q प्लस W, ठीक है। Q सिंपल हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट प्लस W कितना वर्क डन हुआ है ना, हमारे पास हमने बात की थी, ठीक है, Q प्लस W। लेकिन अब गौर से देखना, यहाँ पे जो वर्क डन होगा Q प्लस W इज इक्वल टू W, हम आगे भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। इन दिस इक्वेशन Q रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, आपने हीट दी वो Q था, एंड W इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम इन मूविंग द पिस्टन अप, और W वो है जो वर्क डन सिस्टम ने किया ऊपर चला के, ठीक है। इफ़ W प्रेशर वॉल्यूम वर्क, अगर W जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है जो हमें नज़र आ रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया, देन द अबव एक्सप्रेशन अज्यूम द फॉलोइंग फॉर्म। हमने बात की चेंज इन एनर्जी क्या हुई, हीट अब्जॉर्ब की तो वर्क हो गया, हमने बोल दिया Q प्लस W। अब W क्या है, वर्क क्या हुआ है, अगर आपको याद होने पीछे लिखा था P डेल V, P एक्सटर्नल प्रेशर, डेल V चेंज इन वॉल्यूम। अब ये माइनस में क्यों होगा, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, ऐसी बात है ना, ये बन जाएगी Q माइनस P W V, हालांकि ये प्लस W था ना, लेकिन माइनस में क्यों हो गया, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है। व्हेन द पिस्टन इज केप्ट इन द इट्स ओरिजिनल पोजीशन और द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ नॉट अलाउड टू चेंज, मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास तब होगी जब पिस्टन मूवेबल होगा। अगर हम पिस्टन को फिक्स कर देते हैं तो फिर तो वर्क नहीं होगा हमारे पास, W ज़ीरो हो जाएगा। जब W ज़ीरो होगा तो फिर ये पूरी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगी, नॉट अलाउड चेंज, डेल V इज इक्वल टू ज़ीरो, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, एंड द इक्वेशन विल टेक प्लेस द फॉलोइंग फॉर्म, W डेल E इज इक्वल टू Q, ये जो स्मॉल V लिखा है ना, दैट इज़ फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। जिस चीज़ को भी आप लोग कांस्टेंट करते हो ना, आप उसको यहाँ पे स्मॉल साथ शो कर देते हो, आप Q इंटू वी, ये वी लिखा है स्मॉल में, इसका मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू Q, ठीक है। एनर्जी में कितना चेंज आएगा, दैट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, लेकिन ये जो साथ वी लिखा है इसका मतलब होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस शो दैट अ चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय दिस सिस्टम, ठीक है। सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही उसके अंदर एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन अगर शर्त है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ये क्वेश्चन यूज़ होगी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन यूज़ होगी। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक हमारा आज का वो डिस्कस करते हैं, इंथाल्पी के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इंथाल्पी। अगेन कंसिडर द सेम प्रोसेस एज डिस्क्राइब अबव, इस प्रोसेस को दोबारा कंसिडर करते हैं। अ क्वांटिटी ऑफ हीट Q, आपके पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर में आप लोगों ने गैस बंद की, गैस के ऊपर पिस्टन रख दिया मूवेबल, आपने उसको हीट प्रोवाइड की, पहले उसकी एनर्जी E1 थी, हीट प्रोवाइड की, उसने हीट अब्जॉर्ब की, कितनी अब्जॉर्ब की, Q हीट अब्जॉर्ब की, हीट अब्जॉर्ब की, तो क्या होगा देखते हैं, Q इज़ गिवन टू द सिस्टम गैस विच इज़ नाउ केप्ट एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मतलब है पिस्टन मूवेबल है। अ पार्ट ऑफ द हीट इज़ यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, मतलब जब आपने उसको हीट किया तो उस सिस्टम ने हीट अब्जॉर्ब की, हीट अब्जॉर्ब की तो पहले तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी आती है और पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, तो पहले सिस्टम की होगी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, गैस तेज तेज मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है, पहले ये काम होगा। एंड रेस्ट इज यूज टू डू वर्क ऑन द सराउंडिंग, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी उसका ई बनाने के लिए, कुछ अमाउंट होगी उसका वर्क करने के लिए, पिस्टन को ऊपर मूव करने के लिए। दिस वर्क इज डन बाय द गैस व्हेन इट एक्सपेंड्स अगेन अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। टू टेक अकाउंट फॉर इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड accompanying वर्क डन बाय द गैस, देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ a system is called enthalpy और हीट कांस्टेंट।
अब इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के अलावा हमारे पास एक और फिनोमेना यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड इंथाल्पी और हीट कांस्टेंट। होती क्या है इंथाल्पी बेटा? इज़ सिंपली क्या होती है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। ये भी वो स्टेट फंक्शन था। इन जनरल इंथाल्पी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये हमारे पास इंथाल्पी होती है। इंथाल्पी क्या चीज़ है? इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, पी प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज़ इंथाल्पी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, सिंपल में अगर ये भी कहूँ ना कि द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क इज कॉल्ड इंथाल्पी, तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इंथाल्पी द स्टेट फंक्शन मैंने बात की थी, इट इज़ मेजर्ड इन जूल्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द इंथाल्पी ऑफ अ सिस्टम इन अ गिवन स्टेट। मैंने बात की थी, आप किसी भी चीज़, इंथाल्पी क्या चीज़ है? वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी, आप दोनों मालूम नहीं कर सकते। हाँ, इनके अंदर चेंज मालूम कर सकते हैं। किसी चीज़ के अंदर कितनी एनर्जी में नहीं पता होता, लेकिन उसके अंदर कितना चेंज आएगा बाय चेंजिंग इट्स स्टेट, हम वो मालूम कर सकते हैं। However, change in enthalpy del H can be measured by change in the state function. As change in enthalpy of a system can be written as, change कैसे मालूम करोगे? सबको डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल इंटू पी डेल वी। जब डेल अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डेल पी वी, एक बार वी कांस्टेंट वी डेल पी आ जाएगा, एक बार पी कांस्टेंट पी डेल वी आ जाएगा। ये जो है ना प्रोडक्ट बेटा, डेल्टा को आपने सबसे मल्टीप्लाई किया ना, तो क्या है? डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस, अब ये डेल्टा दोनों के बाहर है, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या बनेगा? वी डेल पी, ये वाला, एक बार प्रेशर कांस्टेंट होगा पी डेल वी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सिंस द गैस इज केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, अब हमने गैस को, हमने जो प्रेशर था वो रखा था कांस्टेंट, ऐसी बात है ना। हमने कहा था पिस्टन मूवेबल है, हम उसके ऊपर कोई प्रेशर इंक्रीज़ नहीं कर रहे, एक बार रख दिया वहाँ पर, रख दिया सिंपल, तो प्रेशर कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो डेल पी होगी सिंपली वो तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि चेंज इन प्रेशर तो हमारे पास हो ही नहीं रहा। डेल पी ज़ीरो है ना, हमने कहा था प्रेशर कांस्टेंट है वहाँ पे, डेल पी ज़ीरो, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आ जाएगी? हेंस जब डेल पी ज़ीरो होगा तो डेल पी ज़ीरो को वी से मल्टीप्लाई करो, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ये सारी वैल्यू यहाँ खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? डेल इज इक्वल टू डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। ठीक है, ये हमारे पास इंथाल्पी की, चेंज इंथाल्पी की इक्वेशन है। ठीक है, तो डेल ई आप लोग मालूम कर सकते हो कैसे? E2 माइनस E1 से। पी आप मालूम कर सकते हो एक्सटर्नल प्रेशर है। डेल वी चेंज इन वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर था, अब 3 हो गया, अब 3 माइनस 2 1 हो गया, डेल वी हो गया हमारे पास। मतलब आप लोग अभी डेल एच मालूम कर सकते हो। इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड द चेंज, अब लिक्विड सॉलिड की बात करते हैं। लिक्विड हमने भी इस केस में हमारे पास डेल पी कांस्टेंट था, लेकिन लिक्विड सॉलिड में डेल वी होता ही नहीं है। आप सॉलिड को हीट करते हो, क्या उसका वॉल्यूम बढ़ता है? नहीं। आप लिक्विड को हीट करते हो, क्या उसका वॉल्यूम बढ़ता है? नहीं। तो मतलब फॉर लिक्विड एंड सॉलिड डेल वी इज आल्सो जीरो, है ना। लिक्विड सॉलिड द चेंज इन स्टेट डू नॉट कॉज सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज, सो डेल वी जीरो। फॉर दिस पर्पस डेल एच इज इक्वल टू डेल ई। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो चेंज इन इंथाल्पी है फॉर लिक्विड एंड गैस ओनली डिपेंड अपॉन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल ई। तो हमारे पास बन जाएगा डेल एच इज इक्वल टू डेल ई। ठीक है, फॉर लिक्विड गैस ऑलमोस्ट इक्वल टू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो हमने अभी बात की थी, ये डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, या चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क। ठीक है, तो डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा। सो इन द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो डब्ल्यू माइनस पी डेल वी है, हमने भी बात की थी। सॉरी, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, तो आप इसी जगह पुट कर दो, क्या बनेगा? डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डब्ल्यू वी। डेल एच इज नियरली इक्वल टू डेल ई, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस, आप अभी इंथाल्पी की बात कर रहे हो ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू वर्क डन है हमारे पास अभी वर्क हुआ है ना, क्या वर्क हुआ है? माइनस पी डेल वी, माइनस क्यू क्योंकि सिस्टम वर्क की है, तो आप डब्ल्यू जगह पुट कर दो माइनस पी डब्ल्यू, हमारे पास क्या बन जाएगा? डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डब्ल्यू वी। आगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल ई इन इक्वेशन 4 वी गेट, इसमें हमारे पास आपने पुट करनी है, इस इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी। ठीक है, वहाँ पे क्यू, वहाँ पे पहले प्लस पी डेल वी था ना, आपने डेल ई की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास क्या थी? क्यू माइनस पी डेल वी। हमारे पास आ गया क्यू माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी।
तो हमारे पास यहाँ पे डेल वी कांस्टेंट आ जाएगा। सॉरी, उन्होंने यहाँ पे पी और डेल्टा दोनों को लिया कांस्टेंट, डेल्टा पी लिया कांस्टेंट। हमारे पास पीछे क्या बच गया, वी प्लस वी, क्या बनती है हमारे पास इक्वेशन, डेल एच इज इक्वल टू क्यू माइनस डेल पी इंटू वी प्लस वी। ठीक है, अब डेल पी यहाँ पे चेंज इन प्रेशर है, हमने तो यहाँ पे पिस्टन को मूवेबल रखा था, हम तो प्रेशर को चेंज कर ही नहीं रहे थे, वहाँ पर तो प्रेशर कांस्टेंट था, तो मतलब डेल पी जो है वो ज़ीरो है। अगर डेल पी ज़ीरो हो जाए तो यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दो, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्यू माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू, तो हमारे पास क्या आ जाए, आंसर आ जाएगा डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी। जैसे डेल ई बी क्यू वी के बराबर थी, ये जो डेल एच है ये क्यू पी के बराबर है। पी एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होगा, हमने डेल पी ज़ीरो किया ना, मतलब पी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि चेंज इंथैल्पी इज इक्वल टू क्यू पी। ठीक हो गया। इंथाल्पी के अंदर जो चेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, क्यू पे। क्यू क्या चीज़ है, हीट है हमारे पास, अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, होगी बात क्लियर। पी क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो इंथाल्पी किसके बराबर होती है, हीट के बराबर, जितनी अमाउंट हीट एब्जॉर्ब की जाए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो चेंज इन एनर्जी क्यू के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, दिस शो दैट चेंज इंथाल्पी इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, द रिएक्शन इज कैरिड आउट at constant pressure more frequently than the constant volume, so working with del H is more convenient than del E। सॉरी, ठीक है, ये था बेटा हमारे पास इंथाल्पी के बारे में। अच्छा, आगे हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, ये वाली सिंपल सी एग्जांपल है। आपने जो जो लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, आपने एग्जांपल मुझे कल लिख के भेजनी है, दो काम करने हैं। एक आप लोगों ने एग्जांपल देनी है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, दो एग्जांपलें देनी है। दूसरा आपने ये एग्जांपल मुझे लिख के भेजनी है, इस तरह मुझे पता चल जाए कि आप लेक्चर सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। ठीक है, आगे बात करते हैं इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन की, लेकिन अजान हो ले। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं इंथाल्पीज़ के बारे में, डिफरेंट इंथाल्पीज़ के बारे में। ठीक है, सम ऑफ ऑल दी एनर्जी हमने बात की थी, दैट इज़ कॉल्ड इंथाल्पी। इंथाल्पी किसको बोलते हैं, एक सिस्टम में जितनी भी इंटरनल एनर्जी है, जितनी भी इंथाल्पी है, सबको मिलाओ तो हमारे पास इंथाल्पी बनती है। इन एन एक्सोथर्म, अब बात करते हैं इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको डेल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे सिंपली एच आर से करते हैं, लेकिन हमने वो मालूम तो कर सकते नहीं है, लेकिन हम चेंज मालूम कर सकते हैं। इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन डेल एच, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट और इंथाल्पी ऑफ द प्रोडक्ट H2 इज़ लेस। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब ये होगा प्रोडक्ट की एनर्जी कम और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। जब ज़्यादा से कम की तरफ जाओगे तो फालतू एनर्जी रिलीज़ होगी, तो फालतू एनर्जी रिलीज़ हो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो प्रोडक्ट H2 इज़ लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट H1। ठीक है, H1 रिएक्टेंट की एनर्जी, H2 प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है, सिंस द सिस्टम हैज़ लॉस हीट वी कैन से दैट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज़ नेगेटिव। मैंने बात की, जब सिस्टम से एनर्जी बाहर जाएगी तो नेगेटिव हो गई, चाहे एंथैल्पी हो, चाहे क्यू हो, चाहे एनर्जी हो। ठीक है, आगे इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट H2, अब एंडोथर्मिक है, हीट अब्जॉर्ब हो रही है, मतलब रिएक्टेंट हीट अब्जॉर्ब करके जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम और रिएक्टेंट की कम होगी, प्रोडक्ट की ज़्यादा, एंडोथर्मिक हाँ, प्रोडक्ट की ज़्यादा और रिएक्टेंट की कम होगी। एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट H2 इज ग्रेटर देन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट H1 एंड द एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव। दिस एंथैल्पी चेंज इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर दिस थिंग, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बात पहले पढ़ी कि एंथैल्पी जो एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी कम और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है इन एक्सोथर्मिक। ठीक है, जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्ट की कम होगी तो एनर्जी रिलीज़ की जाएगी, तो वो एक्सोथर्मिक होगा। जब एनर्जी रिलीज़ की जाए तो एंथैल्पी नेगेटिव होगी, क्योंकि एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी सिस्टम के अंदर आएगी, तो वो हमारे पास एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। यहाँ पर देख लो, ये हमारे पास है जी ए केस, इसमें हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, देखो गौर से देखनी है, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है, H1 एंड H2, तो जब एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो हाई से लो मत तरफ आओगे तो एनर्जी लॉस होगी, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होगी, तो वो हमारे पास एंथैल्पी नेगेटिव में आ जाएगी, एनर्जी बाहर जा रही है।
अब यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना होगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो सिस्टम से एनर्जी, सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में जाएगी, तो वो एंथैल्पी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन डेल एच नॉट, इसको नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब नॉट आ जाए ऊपर तो उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ठीक है, डेल एच सिंपल एंथैल्पी रिएक्शन एंड नॉट आ जाए तो स्टैंडर्ड होता है। The standard enthalpy of reaction is the enthalpy change which occurs when the certain number of mole of reactant, as indicated by balanced chemical equation, react together completely to give the product under standard condition. Let's suppose I का मतलब होता है for example in English, ये मैं I think so लैटिन या ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश में तर्जमा फॉर एग्जांपल होता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 298 केल्विन के ऊपर सम सर्टन मोल ऑफ रिएक्टेंट जब आपस में कंप्लीटली रिएक्शन करके कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस वक्त जो इंथाल्पी में चेंज आएगा, इंथाल्पी निकलेगी, इंथाल्पी आएगी, उस इंथाल्पी चेंज को हम लोग बोलते होते हैं स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज। ठीक है, जैसे ये नीचे ना, ये हमारे पास देखो यहाँ पे 2H2 + O2, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस 2H2 + 1O2 गिव्स अस 2H2O। एक स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन को माइंड में रखते हुए एक सर्टन नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोल जब आपस में रिएक्शन करते हैं, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस में 180 में, तो इस कंडीशन में सर्टन मोल है, स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन में जब रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट में, उस प्रोसेस में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, इसलिए ये नेगेटिव में एंथैल्पी है, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आई? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टैंडर्ड कंडीशन में नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट जब रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अच्छा, आगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब अगर नॉट है तो फिर वो स्टैंडर्ड होगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज अब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। कोई भी कंपाउंड है जब उसका एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई वाटर है, कोई भी चीज़ है बेटा, कोई भी कंपाउंड जब बनता है उसका एक मोल, जब बात की जाए स्टैंडर्ड की बात की जाएगी तो एक मोल कंपाउंड जब अपने एलिमेंट्स से बनता है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, उस वक्त जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब होगी उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है सॉरी, आगे इट इज़ डोनेटेड बाय डेल एच एफ फॉर्मेशन के लिए, नॉट फॉर स्टैंडर्ड। ऑल दिस सब्सटेंस इन्वॉल्व आर इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। हाँ, लेकिन जो एलिमेंट्स हों, ठीक है, वो अपने स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में, जैसे मैग्नीशियम है वो सॉलिड में हमेशा होता है, ऑक्सीजन है वो हमेशा गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है ठीक है, रिएक्शन का अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने बात की 25 पे हो, 180 पे हो, और जो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं वो किलो जूल पर मोल होते हैं। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ -692, ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक एग्जांपल है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 393.7 किलो जो एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है, ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक है। क्लियर? आगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन बोलते हैं बेटा एटम बनने के प्रोसेस को। Standard enthalpy of atomization of an element is defined as the amount of energy absorbed when 1 mole of gaseous atom are formed from the element under standard condition। 1 atm प्रेशर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिक्वायर होगी एक मोल एटम बनाने के लिए अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट से, अगर ऑक्सीजन एटम बनाना है तो O2 से गैसियस फॉर्म से O बनाने में, एक मोल O बनाने में, एटम बनाने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज गिवन बिलो। देखो हाइड्रोजन गैस है, इसको हमने एटमाइज किया, एक एटम में, एक मोल एटम में कन्वर्ट किया है, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अ वाइड रेंज ऑफ इन्होंने गलत लिखा हुआ है बेटा, ये प्लस में होनी चाहिए,
ये प्लस में होनी चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं होगी। अब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही सिस्टम ले रहा है। वाइड रेंज ऑफ एक्सपेरिमेंट टेक्निक आर अवेलेबल फॉर डिटर्मिनिंग, ये लिखा हुआ। अच्छा एक बात याद रखनी है मेरी, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो प्लस में होगी, ये गलत लिखा हुआ है माइनस यहाँ पे, हमेशा बात याद रखनी है। एब्जॉर्ब होगी तो प्लस, इवाल्व होगी तो नेगेटिव। इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सिंपल एसिड बेस जब मिलेंगे तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी दैट इज कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। The standard enthalpy of utilization is the amount of heat evolved when 1 mole of hydrogen ion H positive from acid से react with 1 mole of hydroxide ion OH ion from the base to form 1 mole of water। एसिड का एक H पॉजिटिव मोल, बेस का एक OH नेगेटिव मोल, जब एक मोल H पॉजिटिव फ्राम एसिड, एक मोल OH नेगेटिव फ्राम बेस, जब दोनों के एक एक मोल मिल के एक मोल वाटर का बनाएंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 180 m 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस प्रोसेस में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या इवाल्व होगी दैट इज़ कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज -57, मतलब ये इवाल्व हो रही है, बाय जा रही है। नोट दैट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एनर्जी कंप्लीटली टू गिव देयर फॉलोज, ठीक है। अच्छा, when these solutions are mixed together during process neutralization, the change that actually occurs in the formation of water molecule leaving the sodium ions and chlorine। ये सिंपल कह रहे हैं, एसिड बेस बेटा जब मिलते हैं ना तो क्या बनता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनते हैं, और जो NaCl मिलते नहीं होते ये इस आयन की फॉर्म, क्योंकि जब NaCl को डालोगे पानी में तो वो तो अपने आयन्स की फॉर्म में यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नियरली द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को सॉरी आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बन तो वाटर ही रहा है, ठीक है। 1 मोल H पॉजिटिव के फ्राम एसिड, 1 मोल OH नेगेटिव के फ्राम बेस जब मिलते हैं तो वाटर बनता है। तो एक मोल लिक्विड वाटर बनाने में फ्राम 1 मोल एसिड फ्राम 1 मोल बेस जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। आगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, जिसको डेल एच सी से अगर स्टैंडर्ड नॉट लिखा होगा तो कंबस्टन क्या है, जलना। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन of a substance is the amount of heat evolved when 1 mole of substance is completely burned in the excess of oxygen under standard condition। कंबस्टन, एक मोल किसी भी चीज़ को मालूम करनी है ना, एक मोल उस सब्सटेंस के जलने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, अब जलेगी तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगी, तो बहुत सारे ऑक्सीजन की मौजूदगी में एक मोल सब्सटेंस को जलने में जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है मतलब 25 डिग्री सेल्सियस है और 180 m है तो फिर वो स्टैंडर्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ एथेनॉल इज़ -30 इतनी मोटर एनर्जी रिलीज़ करती होती है, ये दिया हुआ नीचे। एक मोल है अल्कोहल का, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, CO2 और वाटर बनाती है, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर रही है, तो ये इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है। आगे एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन लास्ट, the standard enthalpy of solution is the amount of heat absorbed or evolved when 1 mole of substance is dissolved in so much solvent that further dilution result in no detectable heat change। मतलब क्या, आपने एक मोल सोडियम क्लोराइड को इतने पानी में डाला तो पानी की एनर्जी समझ लो कि एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब हुई, आपने सॉल्वेंट थोड़ा और डाल दिया, एनर्जी और एब्जॉर्ब हुई, सॉल्वेंट और डाल दिया, एनर्जी और एब्जॉर्ब हुई, इतना सॉल्वेंट डालते जाओ कि जो हीट की एब्जॉर्बेंस है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सबको सम कर दो तो जितनी अमाउंट होगी दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज 16.2 किलो जूल पर मोल एंड दैट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज -8। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये एनर्जी इवाल्व करता है। इन द फर्स्ट केस दैट हीट इज सराउंडिंग इज इंडिकेटेड बाय कूलिंग ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, and endothermic process, while the second case temperature solvent rises showing that process is exothermic, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बात बताई है, ठीक होगी बात कि प्लस है तो एनर्जी एब्जॉर्ब है, माइनस एनर्जी इवाल्व है। ये बात पहले पढ़ी है मैंने, क्या कहा है कि जितनी जो हीट एब्जॉर्ब या इवाल्व होती है ना सोल्यूशन में, तो मतलब सॉल्वेंट इतना ऐड करना है कि अगर और सॉल्वेंट ऐड किया जाए तो ना वो हीट एब्जॉर्ब करे ना इवाल्व करे, ठीक है। तो आपने हीट को वहाँ से सम कर लेना है, दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एक मोल सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डालो, ठीक है, कितने सॉल्वेंट डालो, इतने में डालो कि फर्दर जो हीट चेंज है वो आपको डिटेक्ट ना हो, मतलब अगर और सॉल्वेंट डालो तो ना हीट अब्जॉर्ब हो ना इवाल्व हो, उतनी मिकदार तक सॉल्वेंट ऐड करते जाना है, उस वक्त तक जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब होगी दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, उसको डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, थैंक यू।